साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है विजन आईएएस कोचिंग संस्थान के द्वारा जो डेली न्यूज़ टुडे नाम से जो है करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है पीडीएफ के रूप में, उसी को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट ने 2030 ग्लोबल फॉरेस्ट विजन प्रायोरिटी एक्शन फॉर गवर्नमेंट्स इन 2025 रिपोर्ट जारी की है। तो किसने जारी किया है? फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट। तो पहले इसके बारे में देख लेते हैं ये है क्या। तो फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट जो है एफडीए को 2015 में न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एनवाईडीएफ प्रोग्रेस असेसमेंट के रूप में स्थापित किया गया था। यह जो आपका फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट है, ये नागरिक समाज के नेतृत्व में संचालित एक इनिशिएटिव है। ठीक है, इसका प्राथमिक उद्देश्य न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट के तहत निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में हुई प्रगति का आकलन करना है। कुछ अन्य बातों को देखें तो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट को 2014 में, ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी देखें तो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट को 2014 में सरकारों, कंपनियों, देशज लोगों और गैर सरकारी संगठनों के गठबंधन द्वारा अपनाया गया था। साथ ही 2014 के जलवायु शिखर सम्मेलन में इसका समर्थन किया गया था। न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट जो है ये स्वैच्छिक प्रकृति का है। इसके तहत 10 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और भारत द्वारा अभी तक इसका अनुसमर्थन नहीं किया गया है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा। अब बात करते हैं 2030 ग्लोबल फॉरेस्ट विजन के अंतर्गत जो 8 प्राथमिकता वाली कार्रवाइयाँ हैं, उन कार्रवाइयों के बारे में। पहली एम्बिशन महत्वाकांक्षा है। क्या महत्वाकांक्षा है इसकी? तो राष्ट्रीय जलवायु एवं जैव विविधता योजनाओं और UNFCCC COP30 परिणामों में वन लक्ष्यों को एकीकृत करना। दूसरा, व्यापार के संबंध में कानूनी निर्वनीकरण, रूपांतरण और क्षरण मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए साझेदार। तीसरा है फाइनेंस के संबंध में 2024 में अपनाए गए वन कार्बन परिणाम आधारित भुगतान और क्रेडिट पर वन एवं जलवायु लीडर्स के वक्तव्य के अनुरूप वनों के संरक्षण के लिए वित्त पोषण को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना। अगला है अधिकार के संबंध में, राइट्स के संबंध में देशज लोगों और स्थानीय समुदायों के भूमि अधिकारों को सुरक्षित करना। पर्यवेक्षण सुपरविजन के संबंध में सरकारों एवं वित्तीय पर्यवेक्षकों के आदेशों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वित्तीय संस्थानों द्वारा वन संबंधी जोखिमों का पर्याप्त रूप से आकलन, प्रबंधन और समन किया जाए। सब्सिडी के संबंध में वनों को नुकसान पहुंचाने वाली सब्सिडी को संधारणीय खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन, जैव अर्थव्यवस्था में बदलाव और स्थायी वन प्रबंधन की दिशा में पुनर्निर्देशित करना चाहिए। ठीक है, मतलब जो सब्सिडियाँ वनों को नुकसान पहुंचाने वाली हों, उन्हें इस रूप में कन्वर्ट किया जाए कि वो वनों को नुकसान ना पहुंचाएं। गवर्नेंस, भूमि उपयोग क्षेत्र में गवर्नेंस को मजबूत करना तथा उसे वैश्विक प्रतिबद्धताओं के साथ एकीकृत करना। डेप्ट या ऋण के बारे में देखें तो देशों के ऋण प्रबंधन में वनों की प्राकृतिक पूंजी के मूल्य को परिसंपत्तियों के रूप में शामिल करके बहुपक्षीय विकास वित्त में राजकोषीय लचीलापन बढ़ाना। मतलब जो देशों की जो वन है कि जो फॉरेस्ट हैं, उनको एक प्राकृतिक पूंजी के मूल्य के रूप में उनकी परिसंपत्तियों में शामिल करना चाहिए। ठीक है, अगला है उपग्रह से प्राप्त इमेज से पता चला कि युकुल ग्लेशियर का अस्तित्व समाप्त हो गया। तो ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न उठता यह है कहाँ पे? देखिए, यह पहला ग्लेशियर जिसे जलवायु परिवर्तन के कारण आधिकारिक रूप से पूर्णतः विलुप्त घोषित किया गया है। तो महत्वपूर्ण है, विलुप्त पहले था परंतु इसके आधिकारिक रूप से घोषित कर दिया गया है। 2014 में आइसलैंड के वो युकुल ग्लेशियर को डेड घोषित किया गया था। तो यह है कहाँ पे? आइसलैंड में था। ठीक है, ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि इसका द्रव्यमान इतना कम हो गया था कि इसकी आगे की ओर बढ़ने की गति रुक गई थी। ओकजोकुल इसी को कहते हैं। ओकजोकुल एक गुंबद के आकार का ग्लेशियर था। यह आइसलैंड की राजधानी रेक्जाविक के उत्तर पश्चिम में ओक सिल्ड ज्वालामुखी क्रेटर के चारों ओर मौजूद था। अन्य ग्लेशियर जिनका अस्तित्व समाप्त हो गया, उनकी बात करें, उनके नाम देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के 2 ग्लेशियर हैं, एंडरसन ग्लेशियर, 3 हैं, एंडरसन ग्लेशियर, क्लार्क ग्लेशियर और गिल्सन ग्लेशियर। न्यूजीलैंड का बाउमन ग्लेशियर है। इटली का कोल्डेरोन ग्लेशियर है। अर्जेंटीना का मार्शल सूर ग्लेशियर है। वेनेजुएला का पिको हम्बोल्ड ग्लेशियर है। स्विट्जरलैंड का पिजोल ग्लेशियर है। फ्रांस का सॉरन ग्लेशियर है और जर्मनी का श्री फर्नर ग्लेशियर है। तो ये ग्लेशियरों के कुछ नाम हैं, कई बार मिलान करने के लिए पूछ सकता है। अब थोड़ा सा ग्लेशियर या हिमनदों के बारे में बात करें तो ग्लेशियर जो होते हैं वो बर्फ और हिम का एक विशाल वह 12 मासी संचय होता है।
ठीक है, यह अपने वजन और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से धीरे धीरे ढलान की दिशा में आगे बढ़ता रहता है। अब यहाँ पे एक शब्द है ग्लेशियर, बर्फ और हिम का एक विशाल। तो बर्फ और हिम में क्या अंतर है? देखिए, बर्फ क्या होता है, जब पानी 0 डिग्री टेम्परेचर से नीचे होता है तो जम जाता है, वो बर्फ होता है। और हिम क्या होता है? हिम जब ये जल जो है क्रिस्टल के रूप में बारिश वर्षा के रूप में ये जो कह सकते हैं वाटर के क्रिस्टल जो है वर्षा के रूप में जब गिरते हैं तो वही हिम होते हैं। ठीक है, तो दोनों में यही डिफरेंस है। तो बर्फ और हिम का एक विशाल व बारहमासी संचय होता है। ग्लेशियर आमतौर पर उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां औसत वार्षिक तापमान हिमांक बिंदु के करीब होता है और शीत ऋतु में वर्षण से अत्यधिक मात्रा में बर्फ गिरती है। जो बर्फ गिरती है वही हिम होती है। ठीक है, इससे उसका पर्याप्त संचय होता रहता है, मतलब ग्लेशियर का आकार बना रहता है। ग्लेशियरों का महत्व क्या है? देखिए, जल भंडारण के दृष्टिकोण से ग्लेशियरों में पृथ्वी के लगभग 3/4 ताजे जल का भंडार मौजूद है। 3/4, जो बाकी 1/4 वो आपको नदियों में, झीलों में वहाँ मिलता है। ठीक है, या अंडरग्राउंड के रूप में मिलता है। इसका इस प्रकार ये ताजे जल के सबसे बड़े भंडार हैं। कृषि के लिए ग्लेशियर कई क्षेत्रों में सिंचाई का सोर्स है। साथ ही ग्लेशियरों से निकलने वाली नदियाँ कृषि के लिए भूमि को उपजाऊ भी बनाती हैं। जैव विविधता के संदर्भ में तो देखिए, ग्लेशियरों के पिघलने से झीलों, नदियों और महासागरों में पोषक तत्व पहुँचते हैं। इससे पादप प्लवक, फाइटोप्लैंक्टन, जिन्हें जो छोटे छोटे जीव होते हैं, मछलियाँ इत्यादि खाते हैं, की संख्या में वृद्धि होती है। पादप प्लवक जो है जलीय खाद्य श्रृंखलाओं का आधार होते हैं। ठीक, जैसे ज़मीन पे जो हरे प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं? वो जीवन का आधार है, वही पूरी श्रृंखला चला रहे हैं। उन्हीं से जो शाकाहारी होते हैं वो भोजन करते हैं और जो उससे ऊपर वाले होते हैं वो शाकाहारी से अपना भोजन करते हैं। तो इसी प्रकार से समुद्र के अंदर जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। अब थोड़ा सा जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों के पिघलने का जो प्रभाव है उसकी बात करें तो ये जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं इससे जल चक्र में व्यवधान उत्पन्न होगा। इससे ताजे जल की उपलब्धता और पारिस्थितिकी तंत्र व कृषि के समक्ष खतरा उत्पन्न हो जाता है। दूसरा, प्राकृतिक आपदाएं। इससे हिमनदीय झील के तटबंध टूटने से आने वाली बाढ़, जिससे हम लोग GLOF ग्लोव कहते हैं, और हिमस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, समुद्री जल में जल स्तर में वृद्धि होती है। इससे तटीय कटाव, पर्यावरण की क्षति, जैव विविधता हानि आदि हो सकती है, क्योंकि जब ग्लेशियर पिघल के समुद्र पहुंचेगा तो उसका स्तर बढ़ेगा, तो समुद्र किनारे के जो नगर इत्यादि होंगे उनके डूबने का खतरा बढ़ जाएगा। क्लाइमेट फीडबैक लूप। इससे पृथ्वी की सतह का एल्बिडो कम हो जाता है। एल्बिडो क्या करता है कि ये जो सूर्य की किरणें आती है उसे रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब परावर्तित करने का कार्य करता है। ठीक है, तो इससे पृथ्वी की सतह का एल्बिडो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। और एल्बिडो करता क्या है? जब सूर्य की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है, उससे क्या होता है? टेम्परेचर नहीं बढ़ पाता है, मतलब एक तरीके से रेगुलेट करता है। तो यदि एल्बिडो कम हो जाता है तो वैश्विक तापमान में वृद्धि होने लगेगी। ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए शुरू की गई कुछ जो इनिशिएटिव हैं उनमें वैश्विक स्तर पर देखें तो संयुक्त राष्ट्र यूनेस्को अंतर सरकारी जल विज्ञान कार्यक्रम आदि द्वारा वर्ष 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। ध्यान रखिएगा, वर्ष 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। दूसरा, भारत में शुरू की गई पहले नेटवर्क प्रोग्राम ऑन हिमालय क्रायोस्फीयर एवं जलवायु परिवर्तन अध्ययन केंद्र, जिसे शॉर्ट में हिमांश कहते हैं, हिमांश अनुसंधान केंद्र आदि, ये जो है नहीं अलग अलग है। नेटवर्क प्रोग्राम ऑन हिमालयन क्रायोस्फीयर, दूसरा है क्रायोस्फीयर एवं जलवायु परिवर्तन अध्ययन केंद्र, तीसरा है हिमांश अनुसंधान केंद्र। ये तीनों जो हैं इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आगे बात करते हैं, उत्तर भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित की जाएगी, याद रखिएगा, इस पे काम चल रहा है। देखिए, गोरखपुर परियोजना में 2 जुड़वा यानी 4 परमाणु ऊर्जा इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी। इनमें से प्रत्येक में एक दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWR होगा। इस परियोजना की कुल क्षमता 2800 मेगावाट होगी। अब प्रश्न उठता है कि ये दाबयुक्त भारी जल रिएक्टर, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर होता क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, ये जो PHWR है इसमें शीतलक और मंदक दोनों के लिए भारी जल अर्थात D2O का उपयोग किया जाता है तथा ईंधन के रूप में प्राकृतिक यूरेनियम का उपयोग इसमें किया जाता है। भारी जल या हैवी वाटर वह जल होता है जिसमें सामान्य हाइड्रोजन के स्थान पर भारी हाइड्रोजन होता है। इस भारी हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम D से रिप्रेजेंट किया जाता है। भारी जल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया के दौरान न्यूट्रॉन को प्रभावी ढंग से धीमा कर देता है तथा इसमें न्यूट्रॉन के अवशोषण की संभावना भी कम होती है। भारत में
प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर संयंत्र के विकास की बात करें तो इसके विकास की शुरुआत 1960 के दशक में भारत कनाडा परमाणु सहयोग के माध्यम से शुरू हुई थी। राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन में पहला 220 मेगावाट का रिएक्टर बनाया गया था। पोखरण वन, जो कि 1974 में परमाणु परीक्षण होता है 1974 में, के बाद कनाडा ने भारत को परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में सहयोग देना बंद कर दिया था। इसके बाद भारत ने 220 मेगावाट के प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर डिजाइन को स्वदेशी रूप से विकसित किया था। भारत में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में हाल में जो विकास हुए उसकी बात करें तो परमाणु ऊर्जा मिशन के अंतर्गत 2047 तक देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता को 100 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में भारत की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता लगभग 8.1 गीगावाट की है। तो ये दोनों आंकड़े महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। भारत की सबसे पुरानी यूरेनियम खदान झारखंड की जादूगुड़ा माइंस में नए यूरेनियम भंडार की खोज की गई है। गुजरात के काकरापारा में स्वदेशी रूप से निर्मित 700 मेगावाट के प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की पहली 2 इकाइयों ने वित्त वर्ष 2023-24 में वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त देश के पहले प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो कि 500 मेगावाट का है ने 2024 में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। एनपीसीआईएल और एनटीपीसी ने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण एवं संचालन के लिए एक संयुक्त उद्यम अश्विनी का गठन किया है। 4x700 मेगावाट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना इसी के अंतर्गत शुरू की जा रही है। अगला है यहाँ पे थोड़ा सा और बात करते हैं भारत का 3 चरणों वाला परमाणु कार्यक्रम। देखिए, होमी भाभा ने, जो कि इसके जनक माने जाते हैं, होमी भाभा ने देश में यूरेनियम संसाधन, भारत में इसके जनक माने जाते हैं, ठीक है, परमाणु कार्यक्रम के। होमी भाभा ने देश में यूरेनियम संसाधन के सीमित भंडार को देखते हुए भारत के 3 चरणों वाले परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की परिकल्पना की थी। पहले चरण में क्या होता है, इसमें भारी जल रिएक्टर प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग करते हैं और प्लूटोनियम का उत्पादन करते हैं। दूसरे चरण में क्या होता है, दूसरे चरण में इसमें ईंधन के रूप में प्लूटोनियम और प्राकृतिक यूरेनियम के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। पर्याप्त भंडार वाले थोरियम को यूरेनियम 233 में परिवर्तित करने के लिए ईंधन चक्र में शामिल किया जाता है। और तीसरा चरण होता है, इसमें रिएक्टर में ईंधन के रूप में थोरियम और यूरेनियम के मिश्रण का उपयोग किया जाता है और थोरियम यूरेनियम 233 में परिवर्तित हो जाता है, जो रिएक्टर को शक्ति प्रदान करने का कार्य करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है आपका कि ICRA इकरा की एक रिपोर्ट के अनुसार सरकारी प्रोत्साहनों के कारण वित्त वर्ष 2018 से म्युनिसिपल बॉन्ड्स में मजबूत वृद्धि देखी गई है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि म्युनिसिपल बॉन्ड्स क्या होते हैं, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। उससे पहले कुछ आंकड़े देखिए। रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2018 से अब तक म्युनिसिपल बॉन्ड्स के माध्यम से 2600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जुटाई गई है। यह आंकड़ा वित्त वर्ष 1998 से 2005 के दौरान 1000 करोड़ रुपए था। देखिए, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लगभग 1500 करोड़ रुपए से अधिक के म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की संभावना है। अब बात करते हैं म्युनिसिपल बॉन्ड के बारे में। म्युनिसिपल बॉन्ड्स एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मतलब कर्ज लेने का एक उपकरण होता है। ठीक है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जो नगर निगमों द्वारा संबंधित राज्य सरकारों की अनुमति से जारी किया जाता है। ये नगर निगम के द्वारा लिए जाते हैं, परंतु इसके लिए उस नगर निगम जिस राज्य में उस राज्य सरकार की अनुमति आवश्यक होती है। भारत में पहली बार बेंगलुरु ने 1997 में म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया था। ध्यान रखिएगा, ये आंकड़ा भी किसने जारी किया था, पहली बार बेंगलुरु ने 1997 में। इसके बाद 1998 में अहमदाबाद नगर निगम ने म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया था। ये बॉन्ड्स शहरी स्थानीय निकायों, जो नगर निगम, नगर परिषद इत्यादि होते हैं, को वित्तीय सहायता प्राप्त करने में मदद करते हैं। इससे राज्य और केंद्रीय वित्तीय सहायता पर निर्भरता कम होती है। जो नगर निगम होते हैं उनकी राज्य और केंद्रीय वित्तीय सहायता पर निर्भरता कम होती है। ठीक है, वो ज़्यादा आत्मनिर्भर हो पाते हैं। भारत में म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने के समय चुनौतियाँ क्या है। पहला, अनुदान पर निर्भरता। RBI की रिपोर्ट के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय अपने राजस्व के लगभग 38% के लिए संबंधित राज्य द्वारा अनुदान पर निर्भर करते हैं। लेखांकन संबंधी मुद्दे हैं। कोई मानकीकृत मानदंड नहीं होने के कारण असंगतताएं उत्पन्न हो रही हैं। तीसरा, कम तरलता। कोई द्वितीयक बाजार, सेकेंडरी जो मार्केट है, नहीं होने के कारण इनमें निवेशकों की रुचि कम हो रही है। उच्च अनुपालन लागत और कमजोर क्रेडिट प्रोफाइल बाजार पहुंच को सीमित करते हैं। इसके लिए उपाय क्या हो सकता है, म्युनिसिपल बॉन्ड मार्केट को मजबूत करने के उपाय क्या हो सकते हैं। कर मुक्त बॉन्ड जारी करके खुदरा निवेशकों को आकर्षित किया जा सकता है, जबकि ग्रीन बॉन्ड अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग को आकर्षित कर सकता है। RBI के नए मानदंडों के तहत उच्च प्रतिफल की पेशकश इसमें वाणिज्यिक बैंकों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। ठीक है,
अब थोड़ा सा म्यूनसिपल बॉन्ड की वृद्धि को प्रेरित करने वाले जो कारक हैं उसकी बात करें। पहला है सरकारी प्रोत्साहन। हर 100 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी करने पर 13 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन, अधिकतम 26 करोड़ रुपए तक सरकारी प्रोत्साहन है। ग्रीन और पूल्ड बॉन्ड्स पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बेहतर पारदर्शिता किया जा रहा है। नेशनल म्यूनिसिपल फाइनेंस पोर्टल इसके लिए स्थापित किया गया है, इसकी पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए। शहरी स्थानीय निकायों के लिए केंद्रीकृत डेटाबेस तैयार किया गया है। सुनियोजित भुगतान प्रणाली जो जोखिम को कम करती है और प्रतिफल को बेहतर बनाती है। सेबी के विनियमन और सुधार क्या किए गए हैं, इसमें सेबी के डेप्ट सिक्योरिटीज रेगुलेशन स्पष्ट विनियामक स्थिति ने निवेशकों का विश्वास बढ़ाया है। सेबी के जो प्रमुख संशोधन उसमें है, बॉन्ड जारी करने संबंधित पात्रता में विस्तार किया गया है। अनिवार्य स्ट्रक्चर्ड डेप्ट सर्विसिंग की व्यवस्था की गई है। म्यूनिसिपल बॉन्ड संबंधी डेटाबेस और रिपोजिटरी की स्थापना की गई है। फेस वैल्यू में कमी की गई है, 1 लाख रुपए से घटाकर 10,000 रुपये कर दी गई। इससे खुदरा निवेशकों को आकर्षित किया जा सकेगा। विदेशी निवेश के संबंध में आरबीआई और सेबी ने एफपीआई विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों को म्यूनिसिपल बॉन्ड्स में निवेश करने की अनुमति दे दी है। अब आगे बात कर लेते हैं। आगे है संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन अर्थात यूनेस्को ने संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025 प्रकाशित किया। तो ध्यान रखिएगा कि पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2025 किसने जारी किया है, तो ध्यान रखिएगा यूनेस्को ने जारी किया है। इस रिपोर्ट में पारिस्थितिकी तंत्र, अर्थव्यवस्था और समाजों को बनाए रखने में पहाड़ों एवं अल्पाइन ग्लेशियर वाटर टावर्स की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया गया है। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें क्या कही हैं, पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में। पारिस्थितिकी तंत्र देखिए, पर्वतीय क्षेत्र के लगभग 40% भाग पर वनों का विस्तार है। इसके अलावा पर्वतों पर अधिक ऊंचाई पर घास के मैदान और अल्पाइन टुंड्रा वनस्पति मिलती हैं। जल विनियमन के संबंध में दुनिया की 2/3 सिंचित कृषि पहाड़ों से बहकर आने वाले जल पर निर्भर करती है। कार्बन भंडारण के संबंध में पहाड़ी मिट्टी विशेष रूप से परमाफ्रॉस्ट युक्त में लगभग 66 पेटाग्राम पीजी मृदा जैविक कार्बन जमा होता है, जो वैश्विक मृदा जैविक कार्बन का 4.5% है। जैव विविधता के संबंध में दुनिया के 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट, ध्यान रखिएगा वर्तमान में दुनिया में जैव विविधता हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है, 34। तो 34 नंबर याद रखिएगा। 34 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से 25 पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हैं। इनमें उच्च स्थानिक जैव विविधता पाई जाती है। ये हॉटस्पॉट महत्वपूर्ण कृषि और औषधीय पादपों के जीन पूल का संरक्षण करते हैं। पर्वतीय पारिस्थितिक तंत्र की जो सुविधताएं हैं इसकी, वो क्या है, मतलब इसको खतरा किस तरीके से हो सकता है। ग्लेशियर को हानि, एंडीज पर्वत श्रृंखला में 1980 के दशक से अब तक 30 से 50% जो है ग्लेशियर पिघल चुके हैं। हिंदुकुश हिमालय में 2100 तक, मतलब वर्ष 2100 तक 50% ग्लेशियर के पिघलने की संभावना है। ग्लेशियर का तेजी से पिघलना जल सुरक्षा के समझ एक बड़ा खतरा है। दूसरा, वाटरमेलन स्नो ग्लेशियर ब्लड इफेक्ट। देखिए इसमें क्या है, ग्लेशियर की सतह पर होने वाला लाल शैवाल प्रस्फुटन इनके एल्बिडो को कम करता है, इसके बाद बर्फ तेजी से पिघलने लगती है। शहरीकरण यह जल विज्ञान चक्र को गंभीर रूप से बदलता है, जो संसाधनों के अत्यधिक दोहन का कारण बनता है। शहरीकरण और पारिस्थितिकी संतुलन को बिगाड़कर आपदाओं को बढ़ाता है। वायुमंडलीय प्रदूषण, लंबी दूरी तक पहुंचने वाले प्रदूषण के कारण बर्फ के कोर और झील की तलछट में ब्लैक कार्बन की मात्रा में वृद्धि दर्ज की गई है। हिंदुकुश हिमालय के बारे में बात करें तो यह वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा अल्पाइन पारिस्थितिकी तंत्र है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 4000 मीटर है और यह 3500 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले ग्लेशियर हैं, जो आर्कटिक और अंटार्कटिका के बाहर बर्फ एवं हिम का सबसे बड़ा भंडार है। ये 12,000 से ज़्यादा झीलों और 10 से अधिक प्रमुख नदियों के जल का सोर्स है। हिंदुकुश हिमालय, तिब्बत का पठार, पामीर, हिंगदुआन, तियान शान और किलियन पर्वत मिलकर 5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, मतलब 50 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। इन्हें पृथ्वी का थर्ड पोल या एशिया का वाटर टावर भी कहा जाता है। ठीक, अब अगला है पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन विनियमन 2025 अधिसूचित किया गया है। जो एकीकृत पेंशन योजना लाई गई है उसके संबंध में है। विनियमन में एकीकृत पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत रूपरेखा प्रदान की गई है। इसका नोडल मंत्रालय कौन है, तो वित्त मंत्रालय है। किन पर लागू होगा, निम्नलिखित 3 श्रेणियों के केंद्र सरकार के कर्मचारी एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि एक बार यूपीएस का चयन करने के बाद यह निर्णय अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा। पहला, 1 अप्रैल 2025 तक मौजूदा केंद्र सरकार के कर्मचारी जो एनपीएस के तहत शामिल हैं
दूसरा 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवाओं में भर्ती हुए नए कर्मचारी। तीसरा 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त एनपीएस के तहत शामिल कर्मचारी यदि कर्मचारी का निधन हो चुका तो उसका कानूनी जीवन साथी। यूपीएस के तहत लाभ के लिए सेवा अवधि के मामले में जो पात्रता है वो क्या है, सुपर एन्युएशन। यह 10 वर्ष की सेवा के बाद उपलब्ध होगा। पहली बात यह कि 10 वर्ष की सेवा के बाद ही उपलब्ध होगा, आपको मिलेगा, और सेवानिवृत्ति की तारीख से देय होगा। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, इसके लिए 25 वर्षों की सेवा अनिवार्य है। पेंशन का भुगतान अनुमानित सुपर एन्युएशन तिथि से शुरू होगा, मतलब 10 वर्ष की मिनिमम वाली जो क्राइटेरिया उससे शुरू होगा। कौन पात्र नहीं, सेवा से निष्कासित, बर्खास्त या इस्तीफा देने वाले कर्मचारी। अनुपातिक भुगतान, यदि सेवा अवधि 10 वर्ष से अधिक लेकिन 25 वर्षों से कम है तो अनुपातिक रूप से कम पेंशन प्रदान की जाएगी। निवेश एवं निधि प्रबंधन, व्यक्तिगत कोष की व्यवस्था है। कर्मचारी निवेश पैटर्न और पेंशन फंड का चयन कर सकते हैं। पूल कॉपर्स, इसे सरकार द्वारा स्वीकृत पेंशन फंड द्वारा प्रबंधित और वार्षिक रूप से ऑडिट किया जाएगा। अब थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं एकीकृत पेंशन योजना। इसमें जो है, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है और न्यू पेंशन स्कीम, इसके दोनों के प्रॉपर्टीज या क्वालिटीज को क्या कर सकते हैं, एक तरीके से मिक्स किया गया है। तो सरकारी वित्तीय नीति और कर्मचारी लाभ के मध्य संतुलन स्थापित किया गया है इसमें, ठीक है, कि सरकार भी बहुत बर्डन ना हो और कर्मचारियों को भी लाभ मिले। यूपीएस में दोनों के सर्वोत्तम को शामिल किया गया। किसके सर्वोत्तम को, ओल्ड पेंशन स्कीम का निर्धारित लाभ और न्यू पेंशन स्कीम का योगदान आधारित प्रणाली। यूपीएस में योगदान करने से संबंधित संरचना की बात करें तो इसमें व्यक्तिगत कोष या पीआरएन खाता की बात की गई है। इसमें कर्मचारी का योगदान 10%, किसका, बेसिक वेतन प्लस डीए का 10% होगा, और सरकार का योगदान 10% इस खाते में होगा, ठीक है। पूल कॉपर्स में यूपीएस में शामिल सभी कर्मचारियों को साझा कोष या कॉपर्स होगा। ये सरकार का अतिरिक्त योगदान इसमें बेसिक वेतन प्लस डीए का 8.5% होगा। तो इस प्रकार कुल सरकारी योगदान 18.5% होगा बेसिक वेतन प्लस डीए का। पेंशन भुगतान, पेंशन की राशि बाजार आधारित प्रतिफल पर निर्भर करेगी, जो मुख्य रूप से गवर्नमेंट डेब्ट इंस्ट्रूमेंट से प्राप्त होगी। अब आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में। तो महत्वपूर्ण याद रखिएगा, जिम्बाब्वे की पूर्व तैराक क्रिस्टी कोबेंट्री, इनका नाम याद रखिएगा, क्रिस्टी कोबेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी। पहली महिला अध्यक्ष है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति एक गैर लाभकारी स्वतंत्र निकाय है जो ओलंपिक गतिविधियों का प्रबंधन करता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में बात करें तो इसका जो मुख्यालय कहाँ पे, स्विट्जरलैंड के लॉजन में, जिसे लॉजन को ओलंपिक राजधानी कहते हैं। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, पेरिस में आयोजित प्रथम ओलंपिक कांग्रेस में स्थापित किया गया इसे 1894 में। विजन क्या है, खेल के माध्यम से एक बेहतर विश्व का निर्माण करना। इसका वित्त पोषण कैसे होता है, पूर्णतः निजी तौर पर वित्त पोषित तथा अपने राजस्व का 90% सभी स्तरों पर खेलों एवं एथलीटों के विकास के लिए वितरित करता है। कार्य क्या है, ओलंपिक खेलों में शामिल किए जाने वाले खेलों और मेजबान शहर के चयन का निर्णय लेता है। एथलीटों, राष्ट्रीय ओलंपिक समितियों और खेल महासंघों सहित ओलंपिक हितधारकों के बीच सहयोग को सुगम बनाता है। भारतीय ओलंपिक संघ जो है वो भारत के लिए राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के रूप में कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। अगला है कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता योजना के बारे में। कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय सहायता योजना केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसे संस्कृति मंत्रालय ने कार्यान्वित किया है, ठीक है। आगे देखें, इस योजना का उद्देश्य देश भर में कला और संस्कृति के क्षेत्र में काम करने वाले पात्र सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। योजना के घटक में क्या है, राष्ट्रीय स्तर वाले सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता देना, कल्चरल फंक्शन एंड प्रोडक्शन ग्रांट, हिमालय की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और विकास के लिए वित्तीय सहायता, बौद्ध या तिब्बती संगठन के संरक्षण और विकास के लिए वित्तीय सहायता, स्टूडियो, थिएटर सहित भवन निर्माण अनुदान के लिए वित्तीय सहायता, संबद्ध सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और घरेलू त्योहार एवं मेले आदि के लिए इसके घटक होंगे। आगे बात करते हैं REDD+ के बारे में। फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट स्पेशल रिपोर्ट ट्रांसफॉर्मिंग फॉरेस्ट फाइनेंस ने इस तथ्य को उजागर किया है कि REDD+ ने वन हेतु जितनी वित्तीय सहायता की आवश्यकता थी उसे पूरा नहीं किया। अब REDD और REDD+ के बारे में बात करें तो REDD+ वस्तुतः जलवायु परिवर्तन संबंधी समन समाधान है। इसे वार्सा फ्रेमवर्क 2013 के अंतर्गत UNFCCC पक्षकारों ने विकसित किया है। और दूसरा जो REDD है, ये वनों की कटाई और वन निम्नीकरण से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए उत्तरदायी है। ये जो है विकासशील देशों में वन विनाश को कम करने पर केंद्रित है। विकासशील देशों की बात कर रहा है, विकासशील देशों में, ठीक है। इसमें REDD+ के माध्यम से अतिरिक्त वन संबंधी गतिविधियों जैसे संधारणीय वन प्रबंधन
और वन कार्बन स्टॉक को बढ़ाया गया है। REDD+ के अंतर्गत विकासशील देशों को वनों की कटाई में कमी के मामले में परिणाम आधारित भुगतान प्राप्त होता है। विकासशील देशों को इससे उनके जलवायु संरक्षण प्रयासों को प्रोत्साहन मिलता है। अगला नवरोज के बारे में बात करें। प्रधानमंत्री ने नवरोज के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। नवरोज के बारे में बात करें तो फारसी भाषा में नवरोज का अर्थ होता है नया दिन। तो ध्यान रखिएगा, नवरोज एक फारसी शब्द है। यह एक प्राचीन पर्व है जो बसंत के आगमन और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। यह त्यौहार जोरोस्ट्रियन धर्म से जुड़ा है। जोरोस्ट्रियन धर्म से जुड़ा है और इसका इतिहास 3000 वर्षों से भी अधिक पुराना है। यह बसंत विषव, जो कि आमतौर पर 20 या 21 मार्च को होता है, के अवसर पर मनाया जाता है। नौरोज का उत्सव बाल्कन क्षेत्र, ब्लैक सी बेसिन, कॉकेकस, मध्य एशिया, मध्य पूर्व और अन्य क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह शांति और एकता के मूल्यों को बढ़ावा देता है और यह अलग अलग पीढ़ियों के बीच और परिवारों में सामंजस्य एवं मित्रता को बढ़ावा देता है। इसे संयुक्त राष्ट्र की अमूल सांस्कृतिक धरोहर की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। अगला जीपीएस स्पूफिंग के बारे में बात करें। ये होता क्या है और क्यों चर्चा में। नवंबर 2023 और फरवरी 2025 के बीच भारतीय सीमा क्षेत्र में जीपीएस इंटरफेस और स्पूफिंग की 465 घटनाएं दर्ज की गई हैं। अब जीपीएस स्पूफिंग ये वर्ड नया है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है के बारे में। यह जीपीएस द्वारा प्रसारित संकेतों में हेरफेर करने वाली एक दुर्भावनापूर्ण तकनीक है। स्पूफिंग जीपीएस रिसीवर को गलत लोकेशन, जीपीएस से क्या करते हैं, आप लोकेशन ट्रैक करते हैं, ठीक है, या लोकेशन देखते हैं, तो जीपीएस रिसीवर को गलत लोकेशन या समय की जानकारी प्रदान करता है। इससे नेविगेशनल सिस्टम, डिवाइस और उपग्रह आधारित अन्य उपग्रहों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आपके बहुत सारी चीज़ें जीपीएस से चलती हैं, जैसे गाड़ियाँ हैं, आपके एरोप्लेन हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जीपीएस से चलती है। उसमें गड़बड़ी होगी तो बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। देखिए, आधुनिक एवियोनिक्स प्रणालियों के प्रदर्शन के लिए सही जीपीएस डेटा बहुत महत्वपूर्ण है। सैटेलाइट भेजना है, ठीक है, ट्रेनें चलनी है, इन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एवियोनिक्स प्रणालियों में फ्लाइट कंप्यूटर, ऑटो पायलट और टक्कर निवारण प्रणालियां शामिल हैं। जीपीएस स्पूफिंग में आमतौर पर सिग्नल जनरेट या अन्य परिष्कृत उपकरणों का उपयोग कर नकली जीपीएस सिग्नल प्रसारित किए जाते हैं जो उपग्रह आधारित वास्तविक सिग्नलों से अधिक प्रबल होते हैं। आगे बात कर लेते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 के बारे में। पहला प्रश्न था कि इसे जारी कौन करता है। तो यह रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबींग रिसर्च सेंटर ने गैलप संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क और एक स्वतंत्र संपादकीय बोर्ड के साथ मिलकर प्रकाशित की है। रिपोर्ट के बारे में बात करें तो यह रिपोर्ट कैंट्रियल सेल्फ एंकरिंग स्ट्राइविंग स्केल, कैंट्रियल लैडर से प्राप्त एक प्रश्न पर आधारित है। स्केल का सबसे ऊपरी हिस्सा बहुत खुशहाल जीवन को प्रतिनिधित्व करता है और जबकि स्केल का सबसे नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल भी खुशहाल नहीं जीवन का प्रतिनिधित्व करता है। रैंकिंग के लिए 6 मापदंड अपनाए गए। इसमें पहला है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, दूसरा सामाजिक समर्थन, तीसरा जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, चौथा है जीवन के लिए विकल्प चुनने की क्षमता और पांचवा उदारता और छठा है भ्रष्टाचार की धारणा है। सबसे खुशहाल देशों में फिनलैंड जो है पहले स्थान पे है और ये 8 वर्षों से लगातार नंबर 1 पर बना हुआ। दूसरे पे डेनमार्क, तीसरे पे आइसलैंड है और भारत 147 देशों में 118वें स्थान पर, जबकि 2024 में जो है 126वें स्थान पर था। भारत की स्थिति अभी भी जो है नेपाल हो गया, आपका पाकिस्तान हो गया, इससे हम लोग अभी पीछे हैं। यूक्रेन से जहाँ युद्ध लगातार हो रहा वहाँ से भी हम लोग की रैंकिंग पीछे है, ठीक है, चाइना से पीछे हैं, श्रीलंका और बांग्लादेश से हम लोग ऊपर हैं। और ध्यान रखिएगा कि 147वें नंबर पे कौन है, सबसे मतलब दुखी देश कौन सा कह सकते हैं, जो सबसे कम खुशहाल है वो है अफगानिस्तान। अगला है माउंट किलाउएया ज्वालामुखी। संयुक्त राज्य अमेरिका में हवाई में स्थित किलाउएया ज्वालामुखी एक बार फिर से सक्रिय हो गया। ध्यान रखिए ज्वालामुखी कहाँ पे है, तो हवाई के मोनालोआ में है, ठीक है, सॉरी, संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई राज्य में है। यह हवाई ज्वालामुखी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर स्थित है और मोनालोआ के नज़दीक है। मोनालोआ पृथ्वी का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। मोनालोआ और किलाउएया दुनिया के सबसे सक्रिय शिल्ड ज्वालामुखी हैं। किलाउएया की मैग्मा प्रणाली मोनालोआ से अलग है। सक्रियता की बात करें इसकी तो उद्गार जो होता है इसका दरार क्षेत्र और शिखर कॉल्डेरा से होता है। 1780 ईस्वी से किलाउएया ज्वालामुखी में बार बार उद्गार हो रहा है। हालांकि 1924 से 1952 के बीच यह ज्वालामुखी शांत था। किलाउएया ज्वालामुखी के 2018 के उद्गार में 1 क्यूबिक किलोमीटर से अधिक विशाल का रिसाव हुआ था। यह उद्गार 1983 में शुरू हुए बड़े उद्गार का हिस्सा था।
अगला बात कर लेते हैं यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म यूलिप के बारे में। यूलिप ने 100 करोड़ से अधिक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एपीआई लेन देन दर्ज कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रश्न उठता कि यूलिप है क्या। इसे 2022 में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के तहत लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक क्षेत्र को एकीकृत, दक्ष और प्रौद्योगिकी सक्षम बनाना है। लॉजिस्टिक में आपके जो ट्रांसपोर्टेशन वाले सिस्टम होते हैं, सामान को ले जाना लाना, ये सब चीज़ें लॉजिस्टिक में आ जाती हैं। ये बड़ी बड़ी जो शिप होती हैं जो सामान को लाती ले जाती हैं। यह एक डिजिटल गेटवे है जो उद्योग जगत को एपीआई अर्थात एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस आधारित एकीकरण के माध्यम से विविध सरकारी प्रणालियों से लॉजिस्टिक्स से संबंधित डेटाबेस उपलब्ध कराता है। इसे नीति आयोग ने तैयार किया है। ध्यान रखिए किसने तैयार किया है, यूलिप को नीति आयोग ने तैयार किया है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। इस प्लेटफॉर्म का प्रबंधन एनआईसीडीसी लॉजिस्टिक डेटा सर्विस लिमिटेड एनएलडीएसएल द्वारा किया जाता है। एनएलडीएसएल लॉजिस्टिक डेटा सर्विस लिमिटेड की बात करें तो ये भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं कार्यान्वयन ट्रस्ट एनआईसीडीआईटी और जापान की प्रमुख आईटी कंपनी एनईसी कॉरपोरेशन के बीच एक संयुक्त उद्यम है। अब सुर्खियों में रहे स्थल में सूरीनाम की बात कर लेते हैं। सूरीनाम की राजधानी पैरामारिबो है। क्या है? पैरामारिबो है। देखिए चर्चा में क्यों रहा है, भारत ने पैशन फ्रूट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सूरीनाम को $1 मिलियन की मूल्य की मशीनरी भेजी है। पैशन फ्रूट एक फल होता है। ये भारत में देखेंगे तो आपका दक्षिण भारत में, ठीक है, और पूर्वोत्तर भारत में इसकी खेती की जाती है। इसकी खेती मुख्यतः जो है उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होती है और इसका जो है जेली बनाने के लिए, आइसक्रीम बनाने के लिए इत्यादि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो भारत ने पैशन फ्रूट उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सूरीनाम को $1 मिलियन मूल्य की मशीनरी भेजी है। वर्तमान में सूरीनाम की आबादी में भारतीय प्रवासियों की हिस्सेदारी 27% से अधिक है। इसकी भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा सा देश है। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा है सूरीनाम। इसके उत्तर में अटलांटिक महासागर है, इसके पश्चिम में गुयाना है और यहाँ पे इसके पूर्व में फ्रेंच गुयाना है और आपका दक्षिण में ब्राज़ील स्थित है, ठीक है। और इसकी राजधानी तो आपको पता ही है, पैरामारिबो है। देखिए सीमावर्ती देश, इसके पूर्व में फ्रेंच गुयाना, दक्षिण में ब्राज़ील और पश्चिम में गुयाना स्थित है। पश्चिम में गुयाना, तो हम सूरीनाम की बात कर रहे हैं। सीमावर्ती जल निकाय इसके उत्तर में, अभी हमने देखा उत्तर में अटलांटिक महासागर स्थित है। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पे क्या हैं, बखाइस पर्वत और वान वाइक पर्वत। बहुत महत्वपूर्ण नहीं है याद रखने के लिए आपको। उच्चतम बिंदु यहाँ के विल्हेल्मिना पर्वतमाला में जुलियाना टॉप है। प्रमुख नदियाँ यहाँ की सूरीनाम, मरोनी, कोरेंटाइन इत्यादि हैं। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।